स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो जैसे आप लोगों को पता है, आजकल लगातार मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आज जो है हमारी उत्तराखंड की चौथी क्लास है, रिवीजन क्लास। ठीक है, तो इसी के नाम से मैंने उत्तराखंड रिवीजन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट में बना रखे हैं। तो जो लोग नए हैं आप वहाँ से 3 क्लास इसकी देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारी चौथी क्लास और जिसमें हम बढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियों की तरफ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजाति, जिसमें सबसे पहले आता है कोल। ठीक है, कोल। तो कोल प्रजाति को डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने सबसे सर्वाधिक जो है पुरा प्रजाति माना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किसने जो है सर्वाधिक पुरा प्रजाति कोल को माना है? शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, कोल आर्यों के विपरीत शारीरिक विशेषता वाले होते थे। ये देखने में कुरूप और भद्दे होते थे। पुरासाहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या सबर के नाम से मिलता है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है, मुंड या सबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोल जनजाति को। ठीक है, कोल सामान्यतः नाटे कद, कृष्ण वर्ण, चपटी नाक, मोटे ओंठ और घुंघराले केशयुक्त होते हैं। केशयुक्त मतलब बाल वाले। ठीक है, विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में निवास कर रही निम्न जातियां ही कोलों के वंशज है। तो जो निम्न जातियां यहाँ पे निवास कर रहे हैं उनको किसका वंशज माना गया है? कोलों का। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोलों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि था। ठीक है, नदी तथा पहाड़ियों तथा घाटियों में खेत बनाकर ये क्या करते थे? कृषि करते थे। तो कोलों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, कोल सेंधुओं की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। तत्पश्चात मृतकों की अस्थियों को मृतिका पात्र में एकत्र करते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे? किसके हिसाब से या किसके अकॉर्डिंग क्या करते थे? जो इनके शव होते थे या शवों को कहाँ फेंकते थे? सेंधुओं की भांति फेंकते थे, खुले में फेंकते थे। ठीक है, कोल जो है भूत प्रेत, झाड़ फूक, जादू टोना आदि में भी कोलों का विश्वास होता था। ठीक है, कोल अन्य आदिम जातियों के समान प्रकृति के पुजारी थे। अनेक देवी देवताओं के साथ साथ वृक्षों की भी ये पूजा करते थे। नाग पूजा के साथ साथ ये लिंग पूजा में भी विश्वास रखते थे। कोल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जागर एवं पशु बलि की प्रथा इनमें प्रचलित थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जागर और पशु बलि की प्रथा किस पुरा प्रजाति में प्रचलित थी? कोल में। ठीक है, कोलों में और क्या थी? कुमार कुमारी प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। एक तो यही रखना, कुमार कुमारी प्रथा किसमें प्रचलित थी? ठीक है, जागर और पशु बलि प्रथा किसमें प्रचलित थी? कोलों में। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा में विश्वास करते थे कोल। ठीक है, इसके अलावा कोलों के सेंधों की भांति जो है मृतकों को एक खुले में फेंकते थे। इसके अलावा कोलों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, इसके अलावा इन्हें मुंड या सबर के नाम से जाना जाता था और शिव प्रसाद डबराल ने कोलों को सबसे पुरा प्रजाति माना है। तो यही पॉइंट हमें यहाँ से याद रखना है। ठीक है, कोलों के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आते हैं किरात। ठीक है, ग्रियर्सन ने किरात को उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति माना है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसको माना है? किरातों को। ठीक है, इनको जो है किरातों को जो है किर किन्नर या किर पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, किर किन्नर या किर पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? किरात को। स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों के लिए भिल शब्द से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, किरातों को भिल शब्द से किसमें संबोधित किया गया है? स्कंद पुराण के केदार खंड में। ठीक है, राहुल शंकरत्यान के मतानुसार केदार खंड खस मंडल बनने से पूर्व किरात मंडल था। ठीक है, केदार खंड जो है खस मंडल बनने से पूर्व क्या था? किरात मंडल था। ये किसने कहा? राहुल शंकरत्यान ने। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र की गंगा घाटियों के निवासी किरात कहलाते हैं। ठीक है, किरात भूमि के नाम से हिंदाव पट्टी टिहरी को जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा, किरात भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदाव पट्टी टिहरी को। ठीक है, किरातों ने कोलों को उनके निवास स्थान से खदेड़कर उनके क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। किरातों ने कोलों को उनके निवास स्थान से खदेड़कर अपने क्षेत्र में उनके क्षेत्रों में क्या है? आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, किरातों की भाषा मुंडा थी। इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। किरात कोलों से प्राप्त क्षेत्रों में अधिक समय तक आधिपत्य नहीं रख सके। उन्हें खसों से पराजित होना पड़ा। जैसे किरातों ने कोलों को पराजित किया, वैसे कोलों को यहाँ पे कौन पराजित करेगा? खस पराजित करेगा। ठीक है, किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित? मंगोल प्रजाति। ठीक है, किरात मंगोल प्रजाति के समान
चपटी, मुखाकृति, चपटा माथा, चपटी एवं छोटी नाक, नाटे कद के शरीर की आदि की शारीरिक विशेषता इनमें पाई जाती है। किरात मूल रूपेण भ्रमणकारी प्रकृति के पशुपालक थे। तो याद रखना किरात कैसे थे, भ्रमणकारी प्रकृति के पशुपालक थे। जैसे कोलों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि, तो ये यहाँ पे क्या थे, ये भ्रमणकारक पशुपालक थे। इनके द्वारा पाले जाने वाले पशुओं में प्रमुखतः भेड़ बकरियां होती थी। ठीक है, ये शिकार भी करते थे। अधिकांश गुफाओं को आवास हेतु प्रयुक्त करते थे। तो गुफाओं को आवास के लिए कौन सी प्रजाति प्रयुक्त करती थी, किरात। ठीक है, किरातों में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, किरातों में कैसी व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार प्रथा। किरातों का जीवन धर्म प्रधान था। वे बहुदेववाद के समर्थक थे, शिव इनके आराध्य थे और भूत प्रेत में ये विश्वास रखते थे। जादू टोना टोटका में इनका भी क्या था, विश्वास था। ठीक है, तो किरातों से 2-3 बातें याद रखनी मेन। किरातों को जो है किर किन्नर किर पुरुष के नाम से जाना जाता है और जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को सबसे पुरानी प्रजाति मानते हैं और स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों को क्या है, बिल्ल नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रजाति कोल आए, फिर किरात आए, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे खस। ठीक है, खसों से पूर्व उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य था, परंतु खसों के किरातों के आधिपत्य को समाप्त कर इस भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो इन्होंने क्या किया, खसों ने किरातों को यहाँ से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। खसों से पराजित होकर किरात दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जा बसे, जहाँ पूर्व से ही कोल निवास कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद ये पहाड़ियों में चले गए। महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, वृत्त संहिता जैसे भारतीय ग्रंथों में क्या है, खसों का वर्णन मिलता है। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व के संबंध का, महाभारत के सभा पर्व खसों के संबंध में उल्लेख करता है। तो जैसे आपको बताया महाभारत में टोटल 18 पर्व है, जिनमें से ज्यादातर उल्लेख यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में सभा पर्व में, आदि पर्व में, इनमें मिलता है। ठीक है, तो सभा पर्व का संबंध किससे है, खसों का। सभा पर्व में किस प्रजाति का उल्लेख किया गया है, खसों का, महाभारत के सभा पर्व में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाभारत से ज्ञात होता है कि खस महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, खसों को पर्वत पर निवास करने वाले पाषाण योद्धि तथा बांस से बने घरों पर निवास करने वाला कहा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि पर्वतों पर निवास करने वाला पाषाण योद्धि किसे बोलते हैं, खसों को, और बांस से बने घरों पर निवास करने वाला किसे कहा गया है, खसों को। जैसे मैंने ऊपर बताया ना, किरात कहाँ रहते थे, गुफाओं के अंदर। तो ऐसे खस किसके कौन से घर बनाते थे, बांस के घर। ठीक है, खस लंबे चौड़े हष्ट-पुष्ट शरीर युक्त, लंबी नाक, दाढ़ी, मूछ युक्त, गेरुए रंग के होते थे। ठीक है, खसों की आजीविका का साधन कृषि और पशुपालन था। ठीक है, कृषि और पशुपालन था। इसके अतिरिक्त खस खनिज, जड़ी बूटी, चमड़ा, खाल, शहर, पशु पक्षियों द्वारा भी अपनी जीविका क्या है, चलाते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, खस वीर योद्धा थे। 1885 में ब्रिटिश युग में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, खसों को शूद्र वर्ग में कब सम्मिलित किया गया, 1885 में। ठीक है, खसों में कुछ प्रचलित प्रथाएं हैं, जिसमें सबसे पहले देखना घर जवाई। तो खसों में घर जवाई रखने की प्रथा प्रचलित थी। दूसरी थी जेठो प्रथा। जेठो प्रथा के अनुसार पारिवारिक संपत्ति में सबसे बड़ा भाई अन्य भाइयों की अपेक्षा अधिक संपत्ति प्राप्त करता था। इसको यहाँ पे क्या बोलते थे, जेठो प्रथा। दूसरा है जटेला प्रथा। इस प्रथा के अनुसार यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसका पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है, जटेला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेकुआ प्रथा। इस प्रथा के अनुसार कोई विधवा वैध या अवैध रूप से भी किसी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। इस किसमें, खसों में। इसे क्या बोलते हैं, टेकुआ प्रथा। इस प्रथा के अतिरिक्त खस अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान करते थे। कौन सी प्रजाति थी जो अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान करती थी, तो ये थे आपके खस। ठीक है, खस धार्मिक प्रकृति के होते थे। वे नरसिंह, नाग पूजा के अतिरिक्त भूत प्रेत, भटकती आत्माओं में क्या है, विश्वास करते थे। गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ, खसों के समय में हुआ। वर्तमान में उत्तराखंड में रह रही कोई भी जाति अपने को खस कहलाना पसंद नहीं करती है। खस खसिया निमनता का सूचक क्या है, माना जाता है। तो यहाँ पे ये याद रखना, खसों में कौन कौन सी प्रथा पाई जाती है, घर जवाई प्रथा, जेठो प्रथा, जटेला प्रथा, टेकुआ प्रथा, किसमें है, पाई जाते हैं, खसों में। ठीक है, नेक्स्ट देखना, भूतांत्रिक प्रजाति या सौका प्रजाति। ठीक है, तो भूतांत्रिक प्रजाति को क्या बोलते हैं, सौका प्रजाति। तो भूतांत्रिक या सौकाओं की शारीरिक बनावट के आधार पर इन्हें किरात प्रजाति से संबंधित माना जाता है। तो सीधा याद रखना, भूतांत्रिक प्रजाति या सौका प्रजाति को शारीरिक बनावट के आधार पर किसके समान माना जाता है, किरात प्रजाति के। ठीक है, भूतांत्रिक या सौका मंगोल प्रजाति के समान दाढ़ी, मूछें, बीन, चपटी, छोटी नाक
हष्टपुष्ट नाटे कद एवं गेहुए रंग के होते हैं। भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ तिब्बत तथा भोटिया का अर्थ तिब्बती है। ठीक है। यद्यपि भोटिया स्वयं को भोटिया कहलाने के बजाय सौका, तोलचा, मारचा कहलाना उचित समझते हैं। ठीक है। भोटिया को सामान्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, भोटिया को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 6। कौन कौन से? सौका, जोहारी, दारमिया, तोलचा, मारचा और जाड़ भोटिया। ठीक है। तो भोटिया को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 6। कौन कौन से? सौका, जोहारी, दरमिया, तोलचा, मारचा और जाड़। दारमिया जो भोटिया कहाँ पे रहती है? पिथौरागढ़ जिले के दारमा परगने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र दारमा, ब्यास और चौंदास क्षेत्र में कौन रहती है? दारमिया। ठीक है। सौका जो प्रजाति है धौली गंगा और काली गंगा घाटी में, धौली गंगा और काली गंगा घाटी में कौन सी प्रजाति रहती है? सौका। दारमिया कहाँ पे रहती है? दारमा, ब्यास और चौंदास क्षेत्र में। ठीक है। तीसरा है जोहार। जोहार कहाँ पे रहती है? जोहार जाति गौरी नदी घाटी में निवास करती है जोहारी। ठीक है। तो इसको याद रखना, दारमिया कहाँ पे रहती है, सौका कहाँ पे निवास करती है, जोहारी कहाँ पे निवास करती है। ठीक है। इसके बाद देखना, चमोली में विष्णु गंगा नदी घाटियों में मारचा और धौली गंगा घाटी में तोलचा और उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी में निवास करने वाली प्रजाति को जाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जाड़ जो जनजाति है कहाँ पे रहती है? उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी में। तोलचा जनजाति कहाँ पे रहती है? धौली घाटी में। तो चमोली की विष्णु गंगा नदी घाटी में मारचा, मारचा कहाँ पे रहती है? चमोली की विष्णु गंगा नदी घाटी में। तोलचा कहाँ पे रहती है? धौली गंगा घाटी में। जाड़ कहाँ पे रहती है? उत्तरकाशी के भागीरथी घाटी में। ठीक है। ऐसे आपकी सौका कहाँ पे रहती है? धौली गंगा और काली गंगा घाटी में। और जोहारी कहाँ पे रहती है? गौरी गंगा नदी की घाटी में। और जो आपका दरमिया ये कहाँ पे रहती है? पिथौरागढ़ के दारमा परगने के अंतर्गत जो दारमा, ब्यास और चौंदास क्षेत्र आता है, यहाँ पे आपकी कौन सी जनजाति निवास करती है? प्रजाति दारमिया जनजाति। ठीक है। या दारमिया जाति। ठीक, प्रजाति। भूटांतिक या सौका प्रजाति एक शांति प्रिय प्रजाति है। इन्होंने युद्ध की बजाय पशुपालन और व्यापार को अपना व्यवसाय बनाया है। यह एक घुमंत प्रजाति है। भूटांतिक अपने ग्रीष्म तथा शीतकालीन यात्राएं सामूहिक रूप से करते हैं। इनके समूह को स्थानीय भाषा में कूच कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, भूटांतिक के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कूच। भूटांतिक में ज्या नामक पदार्थ की, जो कि चाय पत्ती, नमक, दूध, मक्खन, घी और मिश्रण को फेंट कर बनाया जाता है, अत्यधिक प्रचलित है। तो इनका जो सबसे प्रमुख पेय पदार्थ है ना, वो है ज्याय। और ज्या किससे बनता है? चाय पत्ती, नमक, दूध, मक्खन और घी के मिश्रण को फेंट कर ये बनाया जाता है। ठीक है। प्रत्येक शुभ और अशुभ अवसरों पर मदिरा का सेवन ये इनके समय में पवित्र माना जाता है। किसमें? भूटांतिक या सौका प्रजाति में। चावल से निर्मित एक अन्य पेय पदार्थ बनाते हैं जिसे जान कहा जाता है। यह भी एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है इनका। ठीक है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें हिंदुओं की भांति अनेक संस्कार प्रचलित है, जैसे भूमो भूमो बोलते हैं यहाँ पे नामकरण के लिए, और पस्पा ओसो बोलते हैं यहाँ पे चूड़ाक्रम के लिए। जैसे हम चूड़ाक्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पस्पा ओसो। और भूमो किसको बोलते हैं? नामकरण के लिए। तो ये प्रथा भी इनमें पाई जाती है। कुछ भूटांतिक वर्गों में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, युवा ग्रह प्रथा किसमें प्रचलित है? भूटांतिक वर्गों में। इन युवा ग्रहों में भूटांतिक युवक युवताएं मिलते हैं तथा अपने जीवन साथी का ये चयन भी करते हैं। और इन युवा ग्रहों को रणबेड़ नियम भी कहा जाता है। रणबेड़ नियम किसे कहा जाता है? युवा ग्रह प्रथा को। किसमें मिलते हैं? भूटांतिक में। ये शिव के पूजक होते हैं। और इनमें जो अन्य प्रमुख देवी देवताओं में गुरमा, वर्षा के देवता, घबला, संपत्ति व्यापार से संबंधित इनके प्रसिद्ध देवता है। तो ये भी याद रखना, इनके प्रसिद्ध देवता कौन से? गुरमा और घबला। गुरमा देवता इनका वर्षा का देवता है, जो घबला देवता है इनका ये संपत्ति व्यापार से संबंधित देवता है। ठीक है। 1914 में तिब्बत और अंग्रेजों के बीच फ्री ट्रेड संधि हुई। तो इसे याद रखना, तिब्बत और अंग्रेजों के बीच में जो फ्री ट्रेड संधि हुई, कब हुई? 1914 में। तो इसी के बीच में ये व्यापार करते थे। कौन? भूटांतिक या सौका प्रजाति। ठीक है। तो ये थे उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऐतिहासिक काल, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, पूरा प्रजातियां पढ़ी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण से आप जुड़े रहे। धन्यवाद।